हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए खाने से ऊपर तक कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओरियो कैफे में अचानक विप्लव को थप्पड़ पड़ने से सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे उसी तरफ देखते हैं जहां पर बॉबी गुस्से में लाल चेहरा लिए विप्लव को घूरे जा रही थी। रिया आगे जाकर विप्लव को मोड़कर उसके थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर करती है तो विप्लव बीच में उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपना सिर नहीं में हिला देता है। फिर बॉबी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये सुनकर बॉबी विप्लव को कॉलर को पकड़कर उसे गुस्से से बोली, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? विप्लव रिया के हाथ को छोड़कर बॉबी को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, तुम किस भाई की बात कर रही हो भाव्या? बॉबी विप्लव के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बापे लियो में विप्लव बॉबी के चेहरे को पकड़ते हुए, अरे तुम खुद करीब आई थी और मैं मौका दे रहा हूँ तो कदम पीछे ले रही हो। जिस पर बॉबी विप्लव को दूर धक्का देते हुए गुस्से से बोली, तुमने मेरे भाई के पैरों को तोड़ दिया, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा उनके साथ? विप्लव बॉबी की बात सुनकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोले, शायद तुम दिन में सपना देख रही हो क्योंकि मैंने कुणाल के साथ कुछ नहीं किया है। बॉबी गुस्से में चिल्लाते हुए, मैं कुणाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने श्वेत भाई की बात कर रही हूँ। बॉबी विप्लव के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे भाई की जायदाद नहीं है यहाँ पर जो तुम गला फाड़ रही हो। यहाँ पर और भी कस्टमर है जिन्हें तुम्हारे अजीब से आवाज़ को सुनकर डिस्टर्ब हो सकता है। बॉबी विप्लव के हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करने लगती है जिस पर विप्लव उसे अपने कंधे पर उठाकर रिया से कहता है, अदिति को मेंशन छोड़ देना, मैं जरा अपनी खिसियानी बिल्ली को सीधा करके आता हूँ। इतना कहकर विप्लव बिना किसी बात सुन बॉबी को लेकर कैफे के बाहर चला जाता है। बॉबी बस उसकी पीठ पर मारते हुए उतरने की कोशिश करने लगती है लेकिन विप्लव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिया आंखें फाड़े जा रही थी। रिया विप्लव को देखते हुए अनमोल से बोली, ये सच में हमारा वापी है ना? अनमोल रिया की बात पर बोला, गाड़ी तो तुम्हारा वापी लेकर चला गया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रिया अनमोल की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, ज़रूरत नहीं है, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी, जाओ अपने घर। अनमोल रिया की बात पर बोला, क्या तुम भी मेरी गोद में जाना चाहती हो? रिया अनमोल को इग्नोर कर अदिति के पास आकर बोली, चलो बन्नी हम घर चलते हैं। अदिति जो कि हैरानी से सब कुछ देख रही थी रिया की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन रिया दीदी घर में सब पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? ये सुन रिया को इधर चुप कर अदिति से बोली, क्या कहूँगी इससे कह लेना लेना देना, वापी के बारे में जल्दी से कोई नहीं पूछता, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अदिति रिया की बात पर ज़्यादा दिमाग न चलाते अपना सिर हिला देती है तो पीछे से अनमोल आते हुए कहता है, रिया चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रिया अनमोल की बात को इग्नोर करते हुए अदिति से बोले, चलो अदिति। अनमोल आगे आकर रिया के हाथ को पकड़कर बोला, डोंट ट्राई टू इग्नोर मी, वरना आगे से इग्नोर करने से भी डरोगी। रिया अनमोल से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, डरती नहीं हूँ आपसे, पहली दिवाली है, सोचकर साथ में मनाएंगे। खुश हो रहे थे लेकिन कहाँ जनाब बिना बताए अपने घर जा रहे हैं। अनमोल रिया को खींचते हुए बोला, चुप रहो, बहुत बोलती हो। इतना कहकर उसे कैफे से बाहर ले आता और अदिति जल्दी से बैग उठाकर उनके पीछे चली आती है। इधर सारंग फार्म हाउस में इधर विप्लव फुल स्पीड में अपनी कार चला रहा था। बॉबी कसकर सीट बेल्ट को पकड़े घबराहट में कांप रही थी। आखिर में जब बॉबी से बर्दाश्त नहीं हुआ तब वह जोर से चिल्लाते हुए, क्या तुम धीरे गाड़ी चला सकते हो? विप्लव एक नज़र बॉबी को देखने के बाद कार की स्पीड और तेज कर देता है जिस कारण बॉबी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 10 मिनट बाद एक झटके के साथ उसकी कार आकर फार्म हाउस के पार्किंग में रुकती है और विप्लव गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है, बाहर निकलो। बॉबी घबराहट में विप्लव की तरफ देखने लगती है तो विप्लव उसकी साइड आकर दरवाज़ा खोल सीट बेल्ट निकालकर बॉबी को खींचकर बाहर निकालता है। बॉबी विप्लव के एक्सप्रेशन को देखते हुए घबराहट में बोली, विप्लव तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? विप्लव बॉबी को अंदर ले जाते हुए बोला, कुछ टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, कुछ मज़े करेंगे और कुछ बातें करेंगे, इसलिए लेकर आया हूँ। बॉबी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, मुझे मेरे घर जाना है। विप्लव बॉबी की बात पर उसे देखते हुए बोला, एक बात बताओ, मुझे तुम्हारे इंसल्ट करनी चाहिए या फिर तारीफ़ करनी चाहिए या तुम पर प्यार जताना चाहिए? बॉबी विप्लव की बात पर कंफ्यूज होते हुए, तुम कहना क्या चाहते हो? बॉबी की बात पर विप्लव से हल्का करीबा कर उसके बालों में हाथ डाल उसके चेहरे को अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर बोला, भाभ्या आई हैव
फॉलेन इन लव विथ यू, और ये एहसास मैं जल्दी से किसी के लिए महसूस नहीं करता। बॉबी विप्लव की बातों को सुनते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है, जिस पर विप्लव बॉबी के चेहरे को पकड़कर ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, भाभ्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा, मैं उसे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। बॉबी विप्लव के बाद पर हैरानी से उसे देखते हुए बोली, इसका मतलब सच में तुमने ही भाई को वो हालत की है। विप्लव के होठों पर एक स्मृति वाली मुस्कान आ जाती है और बॉबी के होठों को सहलाते हुए कहता है, और तुम्हें आर्गुमेंट में मैं ही लगाया था। बॉबी अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए विप्लव को खुद से दूर करते हुए बोली, मतलब तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो, तुम एक साइको हो जो निर्दोषों को अपने एंजॉयमेंट के लिए सजा देता है। विप्लव बॉबी को छोड़कर सोफे पर आराम से बैठते हुए बोला, तुम डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, आओ बैठो, साथ में बात करते हैं। जिसे सुनकर बॉबी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ से जाना है। विप्लव के चेहरे के एक्सप्रेशन ठंडे हो जाते हैं और वो बॉबी को घूरते हुए कहता है, भाभ्या कम टू मी एंड सिट क्विटली। बॉबी एक गहरी सांस लेकर विप्लव से थोड़ी दूरी बनाकर सोफे पर बैठते हुए, विप्लव तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। ये कहते हुए बॉबी की आंखों में नमी आ जाती है। विप्लव बॉबी की बात पर बोला, अरे तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन तुमने देखा ना, उसने तुम्हारे कंधे को जलाया, फिर तुम्हारे हाथों को जलाया, उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता, सबक सिखाना भी तो ज़रूरी था ना। बॉबी घबराई नज़रों से विप्लव को देखते हुए, भाई ऐसे नहीं विप्लव, जैसा तुम समझ रहे हो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिस पर विप्लव बॉबी को देखते हुए, तुम्हारे घर में और लोग नहीं हैं क्या जो सिर्फ तुम पर अपना गुस्सा उतार रहा है, और दिमागी रूप से पीड़ित लोगों को घर में नहीं पागल खानों में रखा जाता है। बॉबी विप्लव की बात पर गुस्से से बोली, मेरा भाई पागल नहीं, वो किसी को पसंद करते हैं, लेकिन उसकी शादी किसी और के साथ हो गई है। विप्लव बॉबी की बात पर बोला, अच्छा तो सोचो मैं अभी तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कितना पागल हो जाऊँगा। ये सुनकर बॉबी एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूँगी विप्लव, लेकिन प्लीज़ दोबारा मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ मत करना। ये सुनकर विप्लव बॉबी को देखते बोले, जो कहूँगा करोगी। बॉबी जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ तुम जो कहोगे मैं करूँगी। विप्लव को इधर सोचने के बाद बोला, तुम्हें कुकिंग करनी आती है। बॉबी अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे नूडल्स और पास्ता बनाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। विप्लव अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, बाकी मेरी महक भाभी तुम्हें सिखा देगी, तो तुम्हारे पापा से कहना 4 साल बाद तुम सारंग परिवार की बहू बनना चाहती हो, इसके अलावा और मैं तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए नहीं कहूँगा। बॉबी विप्लव के बाद पर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। विप्लव सड़क कर बॉबी के पास उसके गाल को खींचते हुए बोला, मुझे ना रोमांस के बारे में सब कुछ पता है A to Z, लेकिन हम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में आने के बाद शुरू करेंगे, समझी। बॉबी कंफ्यूजन में विप्लव को देखते हुए बोले, मैं तुम्हें कैसे समझे, मुझे समझ नहीं आ रहा। विप्लव मुस्कुराते हुए बोला, मुझे समझाने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, इसलिए चुपचाप रिलेशनशिप में आ जाओ, समझी, वरना ज़बरदस्ती करूँगा। बॉबी विप्लव को घूरने लगती है, जिस पर विप्लव बॉबी के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर हल्का सा पैक देकर कहता है, मुझे मेरी बोल्ड और झगड़ालू भाभ्या अच्छी लगती है, तुम इस तरीके से डरी हुई नहीं। बॉबी विप्लव को कसकर गले लगाकर रोने लगती है, जिस पर विप्लव आंखें बंद करते हुए कहता है, कब से तुम्हें फील करना चाहता था, वैसे तुम्हारा फिगर काफ़ी अच्छे है। बॉबी झटके से विप्लव से दूर हो जाती है और उसे घूरने लगती है, जिस पर विप्लव उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अरे मजाक कर रहा था, मुझे घूरना बंद करो वरना मुझे शर्म आती है। बॉबी विप्लव के बाद पर उसके सीने में अपना चेहरा घुसा लेती है, तो विप्लव बॉबी के सिर को सहलाते हुए कहता है, चलो रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बॉबी अपना सिर हिला देती है और विप्लव उसे अपने साथ लेकर फार्म हाउस से बाहर आ जाता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर गोवा खन्ना बंगलों में ऋतिक की बात और उसके पकड़ को देख प्रकृति उसे दूर होते बोले, क्या चाहिए तुम्हें। ऋतिक कुछ देर सोच कर बोला, मेरी डिमांड बड़ी हो सकती है, तुम बताओ तुम क्या कर सकती हो मेरे घर में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। ये सुन प्रकृति ऋतिक को देखते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो, आज रात मुझे प्यार करो। ऋतिक ने जवाब दिया, जिसे सुनकर प्रकृति उस पर अपना हाथ उठाते बोली, बस अभी लो।
लेकिन बीच में ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींच कर बोला, ये वाला प्यार नहीं, बेडरूम वाले प्यार की बात कर रहा हूँ। प्रकृति ऋतिक से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, मेरे हाथ को छोड़ो और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें प्यार देने की, ठरकी कहीं क्या। ऋतिक प्रकृति को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, वेल माई वे आई डिड नॉट नोटिस। तुम दिखने में किसी को भी गर्म करने लायक हो। प्रकृति ऋतिक को खुद से दूर धक्का देते हुए, तो मुझे नोटिस भी मत करो। ऋतिक एक नज़र इधर उधर देखने के बाद बॉडीगार्ड से बोला, तुम लोगों को फायर कर दूंगा अगर ये मेरे नीचे आने तक नहीं निकला, और दोबारा कहीं काम करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोली, फाइन, चलो मैं तुम्हें मसाज देती हूँ। ऋतिक प्रकृति को चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोला, देखा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है और हमेशा तुम मुझे टेस्ट करने के लिए मरी जाती हो। प्रकृति ऋतिक की बात पर मुंह बनाते हुए, बिल्कुल, तुम्हारे शरीर में हीरे जवाहरात लगे हुए हैं जिन्हें छीन कर मैं एक रात में करोड़पति बन जाऊंगी। ऋतिक प्रकृति के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मैं करोड़पति हूँ। प्रकृति हैरानी से ऋतिक की तरफ देखते हुए, क्या सच में तुम इतने अमीर हो? ऋतिक प्रकृति की बात पर उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हारी आंखों में लालच नजर आ रही है, कहीं मेरा मर्डर करके पैसा लेकर भागने का इरादा तो नहीं है? इरादा नहीं है ना? प्रकृति जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, अरे मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं करूँगी, लेकिन सच में क्या तुम करोड़पति हो? ऋतिक प्रकृति की चमकती आंखों को इग्नोर कर ऊपर की तरफ जाते हुए, चलो, तुमने कहा कि तुम मुझे मसाज दोगी। प्रकृति ऋतिक के पीछे पीछे कमरे में आ जाती है और नीचे खड़ी सांचे उन दोनों को जाते हुए देखने लगते हैं। इधर प्रकृति ऋतिक के साथ उसके बेडरूम में आकर बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने बेडरूम को चेंज कर देना चाहिए? कलर काफ़ी डरावने हैं। ऋतिक अपना कोट निकाल कर कबर्ड में मैनेज करके रख देता है, फिर अपना शर्ट निकाल कर लॉन्ड्री बैग में डाल बिस्तर पर लेटते हुए कहता है, मुझे एडवाइस देना बंद करो और अपना काम करो। प्रकृति ऋतिक की बात पर बोली, तेल होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ऋतिक उसे ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा कर देता है, जिस पर प्रकृति उस तरफ देखती है जहाँ पर मसाज ऑयल रखा हुआ था। मसाज ऑयल को देखकर प्रकृति तिरछी नज़र से ऋतिक को देखते हुए बोली, इसका मतलब तो मसाज लेते रहते हो? जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि तुम्हारे अलावा कोई और भी मुझे छूता है? प्रकृति ऋतिक की बात पर चिढ़ते हुए बोली, खुद को ज़्यादा हीरो समझने की कोशिश मत किया करो। ऋतिक बिना किसी भाव के प्रकृति की तरफ देखता है तो प्रकृति मसाज दिलाकर अपने फुल स्लीव को क्रॉप टॉप के स्लीव को ऊपर करते हुए चढ़ाते हुए ऋतिक के पीठ पर तेल डाल मसाज करने के लिए उसके पीठ को छूती है तो उसे खुद की बॉडी में झंझनाहट महसूस होती है। ऋतिक बिना किसी एक्सप्रेशंस के बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके दोनों हाथ तकिए पर कस चुके थे। वहीं प्रकृति उसके शोल्डर और कमर पर का मसाज कर रही थी। काफ़ी देर तक मसाज करते हुए प्रकृति की आंखों में नींद आने लगती है, जिस कारण उसके हाथ ढीले पड़ने लगते हैं और वो औंधे मुँह ऋतिक के पीठ पर ही गिर जाती है। ऋतिक प्रकृति के वजन को खुद के पीठ पर महसूस करके बोला, एक नंबर की कामचोर है। इतना कहकर ऋतिक पलट कर प्रकृति को उसके कमर से पकड़ बिस्तर पर ठीक से सुलाकर ब्लैंकेट पैरों से खींचकर ओढ़ लेता है। इधर मित्तल मेंशन में मीरा अपने वाशरूम से बाहर आती है। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया तो उसके पीछे टॉवल पहने कशिश भी वाशरूम से बाहर आता है। कशिश मीरा की रफ्तार को देखते उसे पीछे से अपनी बाहों में उठा बिस्तर की तरफ लाते हुए, कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर मीरा घूरकर कशिश की तरफ देखते हुए बोली, ताकि रात को आप मुझे आसानी से परेशान कर सको। कशिश मीरा के चेहरे को देखते हुए बोला, मीरा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मीरा अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, मर्दों का सबसे बड़ा झूठ। कशिश मीरा को बिस्तर पर बैठा उसके गले पर बने हिकिच को देखते हुए बोला, मेरा प्यारा, तुम्हें झूठा लगता है। मीरा कुछ कहती उससे पहले कशिश का फ़ोन बजने लगता है। मीरा और कशिश दोनों एक साथ फ़ोन की तरफ देखती। मीरा की नज़र सीधा चमक रहे नाम पर जाती है जिसमें निहारिका लिखा हुआ था। मीरा टाइम की तरफ देखती है जिसमें रात के 11 बज रहे थे। कशिश मीरा के एक्सप्रेशंस को नोट नहीं कर पाता और कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हेलो यश, मिस निहारिका। दूसरी तरफ से निहारिका कशिश से बोली, मिस्टर मित्तल, आपको याद है ना, हमें परसों सुबह की फ़्लाइट से मलेशिया के लिए निकलना है। कशिश निहारिका की तरफ बात पर कुछ देर शांत रह कर बोला,
आई एम सॉरी मिस। निहारिका मेरे दिमाग से निकल गया था। एक्चुअली मेरा असिस्टेंट कुछ दिनों से बाहर है तो कल आ जाएगा, फिर मेरा शेड्यूल तो याद दिलाता रहेगा। वैसे थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। निहारिका कशिश की बात पर आगे बोली, मुझे एक प्रोजेक्ट के बेस पर आपसे वीडियो कॉल में बात करने थे। आप फ्री हैं या फिर खाली हैं? कशिश खुद को देखने के बाद बोला, मैं फ्री हूँ, हम 5 मिनट बाद मीटिंग लेते हैं फिर। निहारिका कशिश की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, ओके तो मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ। कशिश मुस्कुरा कर बोला, ओके। इतना कहकर कशिश कॉल कट कर प्रोजेक्ट की तरफ चला जाता है। मीरा जाते हुए कशिश को बुरी तरीके से घूरने के बाद कशिश के फ़ोन की तरफ देखने लगती है और स्क्रीन को साइड करती है तो कशिश के फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। मीरा फ़ोन को उठाते हुए बोली, पटक दो क्या? नहीं ज़्यादा हो जाएगा। मुझे क्या हो रहा है? ये कहते हुए मीरा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।